हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में मैं आपको क्लास 8th के रिगार्डिंग ही मैथ्स की इंपॉर्टेंट वीडियो एक और प्रोवाइड करने जा रहा हूं और ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 11 डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं जो डीओई की तरफ से मिशन मैथमेटिक्स में आपको प्रोवाइड किए गए हैं। और विश्वास मानिए ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। मैंने सैम्पल पेपर की वीडियो बना रखी है, बहुत सारी वीडियोस बना रखी है। आप क्लास 8th लिखिए, मैथ्स लिखिए, फिर चैनल का नाम लिखिए एएससी स्टार्टर। और अगर आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेते हैं तो उसमें आप आराम से जाकर सारी वीडियो देख सकते हैं। ठीक है ना, टेलीग्राम चैनल भी बना रखा है और इसी में प्लेलिस्ट भी दे रखी है। अब स्टार्ट कर देते हैं फटाफट। पहला क्वेश्चन है और जिन बच्चों को खुद आता है वो खुद ट्राई करेंगे, फिर अपना आंसर मैच करेंगे। ठीक है, तो आप ध्यान से देखिए। यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है। यहाँ पर पहला क्वेश्चन बोला गया है, अगर दो क्वांटिटीज एक्स और वाई हैं और वो दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शन है। क्या है? इन्वर्सली प्रोपोर्शन। तो ये कह रहा है कि इनमें से कौन सी ऐसी सिचुएशन होगी कि जब वो कांस्टेंट हो जाए। आपको पता है बच्चों कांस्टेंट किसे कहते हैं? कांस्टेंट का मतलब होता है जो एक गिनती में हो और जिसमें यूनिट वगैरह ना हो, जैसे सेंटीमीटर, मीटर, इस तरह की कोई वैल्यू ना लग रही हो। ठीक है, जिसमें एक्स और वाई जो वेरिएबल है ना वो ना आ रहा हो। तो आपसे वही पूछ रहा है कि कौन सा इसमें ऑप्शन करेक्ट होगा। तो इसका कौन सा आंसर होगा, क्योंकि इसने बोला यहाँ पर इनवर्स है। क्या बोला यहाँ पर? इनवर्स। देखो यहाँ पर तो इनवर्स बोला, तो आंसर क्या होगा इसका? डी होगा, एक्स वाई रिमेन्स कांस्टेंट। अब आपको मैं देखो, मेरा उद्देश्य केवल क्वेश्चन करवाना नहीं होता ना, आपको डिटेल में बताना भी है। तो देखो ये इनवर्स प्रोपोर्शन वाला आपने बुक में चैप्टर पढ़ा होगा, ठीक है ना। तो ये जैसे आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों पता होना चाहिए। आप बुक के अंदर से पढ़ सकते हैं, नहीं तो हर चैप्टर की समरी जरूर देखें। अगर आपको फुल स्कोर करना ना तो आप समझ देंगे। अगर डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, हिंदी वाले भी अपनी बुक निकाल लेंगे हिंदी में। अगर डायरेक्ट है तो कांस्टेंट का वैल्यू आएगी जब वो अपोन में होंगे। देख लो अच्छे से, अचर पद बनेगा। और अगर वो इनवर्स है तो दोनों की क्या होगी? मल्टीप्लाई होगी, तब जाके वो क्या बनेगा? यहाँ लिखा है ना प्रोडक्ट, दोनों की ये लिखा। तो आपको छोटी से छोटी चीज का भी ध्यान रखना है अगर आपको अच्छा स्कोर करना है तो। मेरी बात सुन रहे हैं ना, मैं आपको क्या बता रहा हूँ। अब आगे बढ़ जाते हैं। तो इस तरीके से डियर पहले का आंसर क्या आ गया? डी आ गया। मैंने आपको कंसेप्ट समझा दिया, बुक से दिखा दिया। अब आ जाओ सेकंड क्वेश्चन पर। ये कह रहा है वाई इक्वल टू 6 दे रखा है। ठीक है, वाई इक्वल टू आपको 6 दे रखा है। इसने बोला है एक्स और वाई जो है वो प्रत्येक समानुपात है, यानी कि दोनों डायरेक्ट है। ठीक है, एक्स 10 दे रखा है और इसने बोला है, देखो ये कह रहा है वाई 6 है, एक्स और वाई दोनों डायरेक्ट हैं, तो एक्स 10 होता है। ठीक है, अगर एक्स 15 हो जाए, अगर x 15 हो जाए तो y कितने का होगा, ये पूछ रहा है। इसने क्या बोला? क्या बोला डियर? इसने बोला कि ये डायरेक्ट है। और जैसे डायरेक्ट बोले ना, प्रत्यक्ष बोले, और आपको क्या करना है, ये वाला फॉर्मूला लिख लेना। या तो ऐसे लिख लो या इसको क्रॉस मल्टीप्लाई के रूप में लिख लो, ऐसे x1 y2 x2 y1। तो हमने इसको ऐसे कर लिया, x1 अपॉन में y1 x2 अपॉन में y2। आप कहोगे सर आप यहाँ तो मल्टीप्लाई में लिख रहे हो, यहाँ पे आपने ऐसे लिख दिया। देखो ना, इसी से बना है। मैं आपको बता रहा हूँ, डायरेक्ट भी कर सकते हो। ठीक है, ये लिखा, इसे x1 लिख लो, इसे y1, इसे x2, इसे y2 लिख लो। अब पुट कर दो, x1 कितना है 10, y1 कितना है 6, x2 कितना है 15, y2 कितना है पता नहीं। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 15 6 कितना होता है 90। तो y2 कितना आ गया? मल्टीप्लाई वाला 10 जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 0 0 कट गई तो 9 आ गया। तो आपको एक बात और बताऊं, देखो अगर x के बाद y घट रहा है तो x के बाद y यहां पर भी क्या होगा? घटेगा। ठीक है, इस तरीके से। या यूं करो, अगर x बढ़ रहा है तो y क्या होगा? बढ़ रहा होगा, क्योंकि डायरेक्ट है ना। अगर एक बढ़ेगा तो दूसरा बढ़ेगा। जैसे 10 से 15 हो रहा है तो 6 से बढ़ना चाहिए। क्लियर हो गया? नहीं तो आपको फॉर्मूला पता है तो आप आराम से कर लोगे, तो 9 आंसर आ गया। तो इस तरीके से यहाँ पर किस पर टिक कर दोगे आप? इसमें 9 पर टिक कर दोगे। ठीक है ना। मैं देखो छोटे छोटे क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम ले रहा हूँ ताकि आपको एग्जाम में ज़्यादा टाइम नहीं लगाना पड़े। ठीक है ना। अब आगे सुनो, क्वेश्चन नंबर 3। अभी कह रहा है समान गति से चल रही है, 90 मिनट में 75 किलोमीटर। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन है ना, आप इसे बॉक्स में भी लिख सकते हैं ऐसे करके। तो यहाँ पर मैं दे क्या रखा है, ये मिनट है और ये किलोमीटर है।
यहाँ पे टाइम दे रखे हैं, यहाँ पे डिस्टेंस दे रखी है। ठीक है, हिंदी में क्या बोलते हैं इसे, समय, और इसी का बोलते हैं दूरी। ठीक है, समझ में आ गई। अब समय कितना है, 90। उसके बाद टाइम कितना है इसमें, 90। तो डिस्टेंस कितनी है यहाँ पर, 75। फिर यहाँ पर कितना है, समय हमें निकालना है, ये देखो समय निकालना है, और हमें कितनी देर की गति, 600। तो यहाँ 600 लिख लेंगे, और यहाँ पर क्या लिख देते हैं, x लिख देते हैं। अब देखो जैसे जैसे समय बढ़ेगा हमारी दूरी बढ़ती चली जाएगी ना, क्योंकि इसने बोला है स्पीड जो है वो एक जैसी, समान गति, इंग्लिश में पढ़ सकते हो, स्पीड जो है वो सेम, यूनिफॉर्म स्पीड है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है। बताओ, समय भी इतना जाएगा, डिस्टेंस बढ़ती चली जाएगी, यानी कि ये बढ़ रहा है तो ये भी बढ़ेगा, मतलब आंसर इससे बड़ा आना चाहिए। और अगर ये घट रहा होता तो ये भी घट रहा होता। तो आपको ये पता लगे डायरेक्ट है। ठीक है, आपको पता लगेगा क्या डायरेक्ट है। ठीक है, ये क्या प्रत्यक्ष है। अगर आप यहाँ टीचर के सामने लिख भी देंगे तो अच्छी बात है, प्रत्यक्ष है। आपने एक्स मान लिया। ठीक है, आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं कि माना 600 किलोमीटर की दूरी को तय करने में लगने वाला समय एक्स है। ठीक है, लेट द टाइम रिक्वायर्ड टू कवर ए डिस्टेंस ऑफ 600 किलोमीटर इज एक्स। ठीक है, मैं आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। लिख लोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। अब आपको डायरेक्ट का फॉर्मूला पता होना चाहिए। क्या फॉर्मूला होता है, मैंने आपको सिखाया था अभी, आप यहाँ बुक से देख सकते हैं, पर पेपर में नहीं देख पाएंगे, आपको पता होना चाहिए। ये भी लगा सकते हो डायरेक्ट, नहीं तो और सिंपल बताओ, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे करो, 75 मल्टीप्लाई एक्स। देखो जब फॉर्मूला पूछा जाता है तो फॉर्मूला लिखना जरूरी है। ठीक है ना, अगर आप लिख दो तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये 75 बटे में चला गया। अब काटो, किससे कट रहा है, 15 से कट जाएगा। 15 पंजे 75, 15 5 75, 26 90, 5 से काटो, 5 1 5, 1 इसे दे दिया, 5 2 10। ठीक है, तो अब 120 को मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया, 720 आ। अब ये क्या है, मिनट है, तो मिनट में आंसर आ जाए। ठीक है, समझ में आ गया। इस तरीके से मैंने यार आपको समझा दिया। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पर अगला क्वेश्चन कौन सा है, यहाँ पर फोर्थ क्वेश्चन है। ठीक है, देखो ये कह रहा है 10 मीटर ऊंचे एक पेड़ की छाया 8 मीटर है। ठीक है, ये कह रहा है अगर सेम सिचुएशन है और खंबे की ऊंचाई आपको निकालनी है, तो छाया अगर 6 मीटर है, तो अगर सेम सिचुएशन है तो डायरेक्ट हो गया। क्या हो गया, डायरेक्ट हो गया। तो आप फटाफट बताओ क्या होगा। आप फटाफट यहाँ पर ऐसे बॉक्स बना लो। ठीक है, बॉक्स बना के कर लो। तो देखो, जब यहाँ पर आपको क्या दे रखा है, एक ऊंचाई दे रखी है, दूसरी उसकी छाया दे रखी है। ठीक है, वस्तु की ऊंचाई और यहाँ पे छाया की लंबाई, छाया की लंबाई। ठीक है, यहाँ क्या लिखोगे, हाइट ऑफ, क्या है, थिंग, या थिंग लिख लो। ठीक है, हाइट ऑफ थिंग, और यहाँ पे क्या है, लेंथ ऑफ शेडो। तो अगर वस्तु कौन सी, यहाँ पे पहली बार कौन सी वस्तु है, पेड़ है। ठीक है, ट्री है, तो ट्री की लंबाई कितनी है, 10, तो उसकी परछाई कितनी है, 8। ठीक है, और अगर खंबा जो है वो कितना ऊंचा होगा, अगर उसकी छाया 6 है। ठीक है, तो ये सब मीटर में है। ठीक है, अगर हम यहाँ ब्रैकेट में मीटर लिख देंगे तो हमें एम लगाना नहीं पड़ेगा। ठीक है ना, तो इसलिए हम यहाँ ब्रैकेट में एम लिख देते हैं, हमें यहाँ लगाना नहीं पड़ेगा। तो हमें ये निकालना है। ठीक है, अब देखो ये कम हो रहा है तो ये भी कम होना चाहिए। तो ये भी क्या, डायरेक्ट है। अगर आप ऐसे लिख दो ना डायरेक्ट प्रोपोर्शन, तो टीचर कहेगा इसे पता है बच्चों को। ठीक है, अब देखो इसका फॉर्मूला मैं लिखता हूँ। क्या होता है फॉर्मूला, x1 अपॉन में y1, x2 अपॉन में y2। ठीक है, अब x1 कितना है, यहां पर आप देखो, यहां पर कितना है x1, इसे x1 बोलेंगे, इसे x2 बोलेंगे, इसे y1 बोलेंगे, इसे y2 बोलेंगे। तो x1 अपॉन में x2, 10 बटे में 8 और x बटे में 6। अब सोल्व कर दो, 8x बराबर 10 को 6 से मल्टीप्लाई करो 60, तो 60 अपॉन में 8, तो काट दो, कितना आ रहा है, इसे पॉइंट में आ रहा है तो पॉइंट में निकाल दो। ठीक है, 8 सत्ते 56, 4 बचे। ठीक है, और पॉइंट लग गए 0, तो 8 पंजे 40। इस तरीके से 7.5 क्या आ गया, मीटर। ठीक है, क्लियर हो गया आपको, अच्छे से समझ में आ गया। ठीक है, तो क्या हुआ, हमने क्या करा था इसमें,
इस क्वेश्चन में हमने क्या देखा कि जब पेड़ अगर 10 मीटर है तो उसकी छाया 8 मीटर बनेगी, ठीक है। और खंबे की अगर छाया 6 है, ठीक है, खंबे की छाया अगर 6 है ना, तो उसकी हाइट कितनी होनी चाहिए? 7.5 मीटर होनी चाहिए। क्लियर हो गया है? आगे समझ में। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 5वें क्वेश्चन पर आ जाओ। 5वां क्वेश्चन देखो, ये कह रहा है यदि 15 श्रमिक किसी कमरे को 36 घंटे में निर्मित कर सकते हैं, तो इसी कमरे को 45 घंटे में पूरा करने के लिए कितने श्रमिकों की आवश्यकता होगी? इफ 15 वर्कर्स कैन बिल्ड अ रूम इन 36 आवर्स, हाउ मेनी वर्कर्स विल बी रिक्वायर्ड टू बिल्ड द सेम रूम इन 48 आवर्स? अब देखो, जब वर्कर बढ़ेंगे तो काम जल्दी होगा ना, हाँ या ना? और जब आवर्स बढ़ेंगे तो वर्कर कम होंगे, हाँ है ना? तो ये क्या है? इनवर्स है। क्वेश्चन पहचानो कि एक काम में अगर ज्यादा लोग आने लग जाएंगे तो काम जल्दी होगा ना, तो ये इनवर्स है। तो इसको हम अगर बॉक्स बनाएंगे तो इससे क्या होता है? टीचर को भी हेल्प मिल जाती है और बच्चे को भी हेल्प मिल जाती है। तो वर्कर क्या है? यहाँ पे वर्कर लिख देंगे, वर्कर, ठीक है। और फिर उसके बाद यहाँ लिख देंगे टाइम, ठीक है। टाइम, वर्कर कितने हैं, कितने वर्कर, हिंदी में आप क्या लिखोगे? श्रमिक, और यहाँ पे टाइम को समय लिख दोगे, ठीक है। तो देखो सेम तो आते नहीं, अंडरस्टैंडिंग के लिए आप इसे यूज करें। तो 15 श्रमिक है तो 15 वर्कर है, तो टाइम कितना लेते हैं? 36 घंटे। और 45 घंटे ले रहे हैं तो कितने वर्कर होंगे? आप कहोगे सर यहाँ पे हमेशा एक्स ही लिख रहे हो, क्योंकि हम एक्स ही मानते हैं ना, इसलिए एक्स ही ले लेते हैं। बस आपको यह लिख देना कि इनवर्स का फॉर्मूला लगा रहे हैं हम, इनवर्स लगा रहे हैं, ठीक है। क्या लगा रहे हैं? प्रतिलोम लगा रहे हैं। तो प्रतिलोम का फॉर्मूला क्या होता है? तो आपके पास बुक है ना, अगर आपको फॉर्मूला अच्छे से पता है तो मैं बुक से दिखा रहा हूँ इसलिए ताकि आपको लर्न भी हो जाए। ये देखो, ये रहा फॉर्मूला, दोनों लिखे हैं यहाँ पर। हम ये लगा लेते हैं क्योंकि इसमें आसान रहता है। x1 y1 x2 y2। देखो इस वाले में क्या था? ये x1 y1 बटे में थे, इसमें x1 y1 मल्टीप्लाई में, बस इतना याद रखना, ठीक है। आप पुट कर दो, इसे x1 कहते हैं, इसे y1 कहते हैं, इसे x2 कहते हैं, इसे y2 कहते हैं। ये पता नहीं होगा तो फिर नहीं कर पाओगे आप। x1 कितना है? 15 मल्टीप्लाई में 36, और x1 तो 15 है, और x2 कितना है? x मल्टीप्लाई में y2 कितना है? 45। अब ये मल्टीप्लाई वाला डिवाइड हो जाएगा। फॉर्मूला ये रखना, कोई भी दिया हो, कुछ भी दिया हो, ठीक है, और मल्टीप्लाई वाला डिवाइड हो जाएगा। तो 15 मल्टीप्लाई में 36 इज इक्वल टू में ये 45 है ना, ये 45 है, अपॉन में चला जाएगा, इज इक्वल टू में क्या है? x, ठीक है। अब सोल्व करो इसको। 15 एकम 15, 15 3 45, 15 1 15, 50 3 45, और 3 1 जा 3 3 6, तो x कितने का आ गया? 12, ठीक है ना। देखो वर्कर कम हो जाएंगे तभी ज्यादा घंटे लगेंगे, ठीक है। ये किसमें? आवर्स में है, ठीक है। क्लियर हो गया? मुश्किल था कोई? नहीं था ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। अब छठा क्वेश्चन देखिए आप, ठीक है। छठे क्वेश्चन में क्या कह रहा है? यहाँ पर छठा क्वेश्चन हम देखते हैं। ये कह रहा है कि एक किसान की पशुशाला में 40 मवेशियों के लिए 12 दिनों का भोजन है। यदि इस पशुशाला में 20 मवेशी और आ जाएं तो यह भोजन कितने दिनों तक चलेगा? आप ये बताओ, ये डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है? देखो मेरी बात सुनो, ध्यान से सुनो। अगर हमारे पास जो खाना पड़ा है वो उतना ही हो और जानवर और आ जाए तो खाना कम दिन तक चलेगा ना। तो ये इनवर्स है। इनवर्स का मतलब होता है जब एक बढ़ रहा है और दूसरा घट रहा है, उसे इनवर्स कहते हैं। समझ में आ गई? तो आप इसकी टेबल बना लो। तो यहां पर इसने क्या बोला है? जानवर कितने हैं? 40, ठीक है। इंग्लिश में देख लो, एक फार्मर है, उसके पास फूड है, ठीक है, खिलाने के लिए 40 एनिमल्स को, ठीक है। वो 12 दिन तक चलेगा खाली। और अगर उसके पास 20 जानवर और आ जाए तो बताओ वो कितने दिन तक खाना चलेगा? भाई 40 जानवरों के लिए 12 दिन तक का खाना है, तो यहाँ पर एनिमल्स लिख देंगे, यहाँ पर डेज लिख देंगे। तो 40 जानवरों के लिए 12 दिन तक का खाना है। और अब कितने जानवर और आ गए? 20 और आ गए, 20 जानवर क्या और आ गए, तो 20 इसमें जोड़ देंगे तो कितना होगा? 60। तो हमें ये निकालना है, हमेशा एक्स ही मानते चाहे हमें कुछ भी निकालना हो।
ठीक है, तो अब ये क्या है, इनवर्स है, क्योंकि अगर जानवर बढ़ेंगे तो कम दिन तक खाना चलेगा, हाँ या ना, तो ये क्या इनवर्स है। प्रतिलोम। अब कैसे करेंगे, क्या फॉर्मूला होता है प्रतिलोम का, मैंने अभी आपको सिखाया x1 y1 और x2 y2। x1 कितना है 40, मल्टीप्लाई y1 कितना है 12, x2 कितना है 60, मल्टीप्लाई y2 कितना है x। अब ये मल्टीप्लाई वाला जाके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है ना, ये मल्टीप्लाई वाला 6 ही जाके क्या हो जाएगा, अपॉन में डिवाइड हो जाएगा। अब ये 0 से 0 कट गई, 6 2 जा 12, 4 दूनी कितना हो गया 8, यानी कि केवल 8 दिन तक खाना चलेगा। फिर यहाँ पे स्टेटमेंट जो लिख देना लास्ट, हर किसी में स्टेटमेंट जो लिखनी है आपको, कि कितने दिन तक खाना चलेगा क्वेश्चन में से देख के लिखनी है, इसलिए मैं वो लिख नहीं रहा, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। तो जिन बच्चों के कितने सवाल सही निकल रहे हैं ना, कमेंट करके जरूर बताइएगा, मुझे बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। यहाँ पे बच्चे कमेंट करके बता रहे हैं और वो रिस्पॉन्स दे रहे हैं, तो मेरे को मोटिवेशन मिलता है। भले मैं कमेंट्स के रिस्पॉन्स नहीं देता, मैं पढ़ लेता हूँ कहीं और कुछ छूट जाते हैं, ये भी मैं मानता हूँ, ठीक है। ये कह रहे यदि गत्ते के 2 डिब्बे 500 घन सेंटीमीटर की जगह घेरते हैं, देख लो 2 डिब्बे 500 घन सेंटीमीटर की जगह घेर लेते हैं, तो 200 डिब्बे रखने के लिए कितनी जगह चाहिए होगी। अब देखो डिब्बे ज्यादा होंगे तो जगह भी ज्यादा होगी, तो ये क्या हुआ, डायरेक्ट हुआ। ये कह रहा है अगर 2 कार्डबोर्ड बॉक्सेस जो है वो 500 क्यूबिक सेंटीमीटर की जगह घेर लेते हैं, तो आपको पता लगाना है कि 200 डिब्बों के लिए कितनी जगह चाहिए होगी। तो फिर से बॉक्स बना लो, मुझे पूरा विश्वास है कि आपको बॉक्स वाला तरीका बहुत अच्छा लग रहा होगा, ठीक है, और इससे आपको समझ में भी आ रहा होगा। तो यहाँ पर क्या है, बॉक्सेस है, ठीक है, कितने, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है, जगह घेरने की बात हो रही है, ऑक्यूपाई स्पेस है, ठीक है। तो ऑक्यूपाई स्पेस, अच्छा ये स्पेस की यूनिट दे रखी है, ये लिखा क्यूबिक सेंटीमीटर, तो हम यहाँ लिखेंगे सेंटीमीटर क्यूब लिख दो या क्यूबिक सेंटीमीटर लिख दो, बात आएगी, ठीक है। यहाँ पे क्या लिख दोगे आप, बॉक्स से लिख दोगे, और यहाँ पे क्या लिख दोगे, घेरा गया, घेरी गई जगह, घेरी घेरी गई जगह, तो ये किसमें, सेंटीमीटर क्यूब में, ठीक है। समझाने के लिए मैंने लिख दिया, एक मीडियम आपको जो मीडियम है आपको उसमें लिखना है। तो अब आप बताओ कि देखो मैं जो वीडियो बना रहा हूँ इसलिए नहीं बना रहा, केवल आप इसे देखो, आप खुद ट्राई करो, फिर अपना आंसर मैच करो वीडियो को रोक के, ठीक है। और ये मत सोचना कि मैं यहाँ पर हूँ आप वहाँ पर हूँ, मुझे खुशी मिलेगी आपकी, ठीक है ना, अगर आप अच्छा कर रहे हैं, रिस्पॉन्स दे रहे हैं। तो कितने हैं हमारे, 2 कार्डबोर्ड है, तो इस तरीके से यहाँ पे 2 लिख दिया, और कितनी जगह घेरते हैं 500। अब मुझे यूनिट नहीं लिखनी पड़ेगी क्योंकि मैंने ब्रैकेट में लिख दिया। तो अब ये कह रहे हैं कितने बॉक्स के होंगे, जब हमें हमें बॉक्स तो दे दिए, देखो 200 बता दिए इसने बॉक्स, 200 बॉक्स यहाँ पर डाल दिए, तो हमें पता लगाना है कि कितना होगा। अब ये बताओ डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है, हमें पता है ये डायरेक्ट है, क्योंकि बॉक्स बढ़ेंगे तो जगह भी हमें ज़्यादा चाहिए होगी। ये क्या है, प्रत्यक्ष। तो क्या फॉर्मूला होता है प्रत्यक्ष का, मैंने आपको सिंपल तरीका बता दिया, अगर डायरेक्ट है तो बटे में लिख दो, और अगर इनडायरेक्ट है तो आप उसे मल्टीप्लाई में लिख दो, ये सबसे आसान तरीका है। x1 मुझे पता है कि मतलब आगे के जैसे हम क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है, आपकी तैयारी जो है वो अच्छे से हो रही है, ठीक है। ये x1 होता है, ये y1 होता है, ठीक है, ये x2 होता है, ये y2 होता है, ठीक है। अब फटाफट इसको सॉल्व कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसको इससे, तो x कितने का आ गया, 500 मल्टीप्लाई में 200 बटे में 2, तो 2 से काट दो 100, तो कितने का आ गया, 50,000 आ गया। और ये क्या लिख देंगे, सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। फिर स्टेटमेंट लास्ट में लिख देना, ठीक है, जैसे कि क्वेश्चन में से देख के लिखनी हो आपको। सिंपल सी बात है बच्चों, देखो ये आप नॉर्मल तरीके से भी इसे सोच सकते हो, कि कैसे नॉर्मल सोच सकते हो, देखो देखो 2 के लिए 500 चाहिए, यानी कि 1 के लिए 250 चाहिए, है ना, तो 200 के लिए कितना चाहिए, और भी आसान, देखो 2 के लिए 500, तो 2 जीरो लग गई, तो 50,000 हो गया ना, हाँ है ना, सिंपल है। अब उसके नेक्स्ट देखो, ये है हमारा 8वां क्वेश्चन, 8वां क्वेश्चन है, ये कह रहा है, ये कह रहा है इफ एक्स एंड वाई आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, देख लो इसने बता दिया ये इनवर्सली है, तो आपको कह रहा है बाकी पी क्यू आर की वैल्यू निकालिए, ठीक है। तो हमें तो पता लग गया ना कि इनवर्सली प्रोपोर्शन है,
जो पूरा पूरा लिख रहे ना, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है ना, समझ आ गई। तो देखो हमें ये बॉक्स दे दिया इसने, देखो यहाँ एक्स वाई है, ये 6 18 है, ये 8, ये पी है, ये क्यू और 39 है, और यहाँ पे 25 और आर है। तो अब हमें पहले पी निकालना है, ठीक है। तो आपको नंबर एक डाल देना इसे, ठीक है। तो आपको फॉर्मूला लिख देना, पहले लिख दो, चलो अगर अभी नंबर 1 मत डालो, पहले लिख दो वी नो दैट, ठीक है। हाँ, इनवर्स प्रोपोर्शनल, इनवर्स प्रोपोर्शनल है। तो क्या फॉर्मूला होता है, x1 y1 x2 y2, ठीक है ना। हिंदी वाले बच्चे भी एक बार ऐसे लिख देना चाहिए, हम जानते हैं, नहीं भी लिखोगे तो नंबर आपके कटेंगे नहीं, ठीक है। मतलब कि जैसे ही नहीं लिखा नंबर कट जाएंगे आपके, पूरे आंसर सही होना चाहिए और सही से प्रेजेंटेशन होनी चाहिए। हम जानते हैं कि प्रतिलोम समानुपाती का नियम क्या है, x1 y1 x2 y2। अब हमने यहाँ पर लिख दिया है ना, ये हिंदी वाले हिंदी में, इंग्लिश वाले इंग्लिश में लिख लेंगे। अब हमें सबसे पहले क्या निकालना है, पी निकालना है। तो हम लिखेंगे 4p, ठीक है, ध्यान से समझिए, 4p निकाल लें। तो आप ध्यान से देखिए, हमें यहाँ पर p की वैल्यू निकालनी है। तो क्या फॉर्मूला होता है, आपको पता है क्या है फॉर्मूला, x1 y1 x2 y2, x1 y1 x2 y2, हाँ या ना। 4p लिखो। तो क्या करेंगे, बहुत सिंपल है, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, 6 × 18 इक्वल टू में क्या आ जाएगा, थोड़ा छोटा कर देता हूँ, 6 × 18 और 8 मल्टीप्लाई, ठीक है। उसके बाद इस 8 को अपॉन में ले जाओ, इस 8 को अपॉन में ले जाओ। अब इसे कैंसिल कर दो, जो कट रहा है, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18। अब कितना बचा, 9 3 जा 27 अपॉन में 2, क्या आ गया। अब इसको काटो, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 और 1 कैरी, 2 5 जा 10, तो 13.5 आ गया। ये पी आंसर निकल के हमारा, देखो ये बढ़ रहा है तो ये घट रहेगा, बस वही हुआ। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें क्यों निकालना है, ठीक है। प्रेजेंटेशन बहुत जरूरी होता है, तो वही इसी हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, फॉर क्यों निकालना है। तो अब इन दोनों को ले लेंगे, इन दोनों, हमेशा इसी को बेस ले लो। आप किसी को बेस लेके कर सकते हो, आंसर आपका आ जाएगा। कब बच्चे कहते सर इसको ले, नहीं इसी को लो, 6 × 18 इक्वल टू में क्या आएगा, क्यों मल्टीप्लाई 39, क्यों मल्टीप्लाई में 39, अभी 39 अपॉन में चला जाएगा। काटो, किससे कटेगा, तो 3 से काटो, 3 1 जा 3, 3 6 जा 9, 3 6 जा 18, ठीक है। और 6 6 जा कितना होता है, 36, 36 अपॉन में 33, 36 अपॉन में 13, क्या हुआ, इससे डिवाइड कर दो। अब इसको डिवाइड करो, कितना आएगा ये, तो 13 1 जा 13, 32 जा 26, और इस तरीके से कैरी करेंगे तो 100, इस तरीके से 19 7 6, इस तरीके से ये हमारा क्या हुआ, अप्रोक्सीमेट में निकाल देंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या है, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है आर। तो हम फिर इसी को लेंगे, ठीक है, 4r। तो क्या फॉर्मूला होता है, वही 6 × 18 इक्वल टू में क्या लिखेंगे, 25 मल्टीप्लाई में r। अब 25 को अपॉन में ले जाओ, ठीक है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 25 से डिवाइड कर दो, ठीक है। तो 18 6 जा कितना होता है, 18 5 जा 90 होता है, 18 6 जा 108 होता है, 25। अब 25 को 8 से जो है वो डिवाइड कर दोगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 25 का 100 हो गया, 8 बचे 25, 75 और 5 50, तो इस तरीके से आंसर आ गया 4.32 आ गया। इस तरीके से मैंने आपको इस चैप्टर के क्वेश्चन करवा दिए, मुझे पूरी उम्मीद है, ठीक है, ये आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी वीडियो, ठीक है। इतना ही था इस वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली, टेक केयर डियर स्टूडेंट्स।